हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों पशु परिचय के इस बैच में आपका स्वागत है। दोस्तों ये दैनिक विज्ञान से संबंधित पहली क्लास है, तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज का सेशन है दैनिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जो कि वन लाइनर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ट्रिक से अब पढ़ना होगा आसान। सब्सक्राइब करें जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं राशियों के मात्रक और प्रतीक। तो दोस्तों भार का मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन को प्रतीक क्या है? एन। अब देखते हैं आयतन। तो दोस्तों आयतन का मात्रक क्या है? घन मीटर। और इसे कैसे व्यक्त करते हैं? एम क्यूब से व्यक्त करते हैं। तो इसका प्रतीक क्या हुआ? एम क्यूब। आयतन का प्रतीक क्या है? एम क्यूब, जबकि इसका मात्रक क्या है? घन मीटर। नेक्स्ट देखिए घनत्व। तो घनत्व का मात्रक क्या है दोस्तों? किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसे प्रतीक के माध्यम से कैसे व्यक्त करते हैं? तो केजी एम क्यूब। ये किस में दोस्तों? माइनस में। तो केजी एम क्यूब ये किसका प्रतीक है दोस्तों? घनत्व का। नेक्स्ट देखिए दाब। तो दोस्तों दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। इसे किस प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करते हैं? पी ए। तो पी ए किसका प्रतीक है? दाब का। नेक्स्ट देखिए लंबाई। तो दोस्तों लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। इसे किस में व्यक्त करते हैं? एम से। मीटर को किस में व्यक्त करते हैं? मीटर का प्रतीक क्या हुआ? एम। नेक्स्ट देखिए तापमान। तो दोस्तों तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन। इसे के माध्यम से, के प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो राशियों के मात्रक और प्रतीक कौन कौन से है दोस्तों? भार का न्यूटन, जिसे एन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आयतन का मात्रक क्या है? घन मीटर। घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर। दाब का पास्कल। लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं। तापमान केल्विन। तो तापमान का मात्रक क्या है दोस्तों? केल्विन। लंबाई का मीटर। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर। आयतन का देखते हैं तो घन मीटर। और भार का न्यूटन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आप जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब देखते हैं दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों आप जानते हो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों ठोस। तो ठोस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं है? तो ठोस में दोस्तों अणु पास होते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? ठोस में न्यूनतम होती है। अणुओं का एक निश्चित स्थान होता है। ठोस में अणुओं का स्थान क्या होता है दोस्तों? निश्चित। इसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। ठोस का आकार क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित। और अणुओं का निश्चित स्थान होता है। घनत्व की बात करें तो दोस्तों ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। दोस्तों ठोस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? ठोस के अणु पास होते हैं। गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अणुओं का निश्चित स्थान होता है ठोस में। अणुओं का आकार निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। और इसका घनत्व क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक। और गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो कमरे के ताप से क्या होता है दोस्तों? अधिक। ये थी दोस्तों ठोस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसके अणु पास होते हैं। गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अणुओं का निश्चित स्थान होता है, निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। घनत्व सर्वाधिक होता है। गलनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से क्या होता है दोस्तों? अधिक। अब देखते हैं दोस्तों पदार्थ की दूसरी अवस्था कौन सी है? द्रव। पहले थी ठोस, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं द्रव। तो द्रव अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो द्रव अवस्था में अणु दूर दूर होते हैं।
गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, ये ठोस से अधिक होती है। अणुओं का स्थान क्या होता है इसमें, निश्चित नहीं होता। इसका आकार भी निश्चित होता है। द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। इसका दोस्तों द्रव अवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं, इसके अणु दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, आकार भी अनिश्चित होता है, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं द्रव, और द्रव का आयतन क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है, और घनत्व ठोस से क्या होता है दोस्तों, कम। तो द्रव के कौन कौन से गुण हुए, इनके अणु दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा अधिक होती है इसमें, अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, आकार भी निश्चित नहीं होता, और आयतन निश्चित होता है, घनत्व ठोस से कम होता है, और दोस्तों द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है, गैस। पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी अवस्था गैस। अब गैसीय अवस्था की विशेषताएं देखते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गैसीय अवस्था की क्या क्या विशेषता है, इनके अणु क्या होते हैं दोस्तों, दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अणुओं का स्थान देखें ये निश्चित नहीं होता है, इनका आकार भी अनिश्चित होता है, और घनत्व देखें तो दोनों से घनत्व क्या होता है दोस्तों, कम। तरलता की बात करें तो ये सभी दिशाओं में बहती है। तो गैसीय अवस्था की कौन कौन सी विशेषता हुई दोस्तों, इनके अणु दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, आकार भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित आकार है। घनत्व की बात करें तो दोनों से क्या होता है, कम। ठोस और द्रव से घनत्व क्या होता है दोस्तों, गैस का कम होता है। और तरलता की बात करें तो ये सभी दिशाओं में बहती है। ये थी गैसीय अवस्था की विशेषताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब दोस्तों किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या है दोस्तों, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं, किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। या फिर देखें कि जल का वाष्प में बदलना, ये भी क्या है, वाष्पीकरण। नेक्स्ट है गलनांक। तो दोस्तों ठोस पिघलकर द्रव में बदलना, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है, गलनांक। तो गलनांक क्या हुआ दोस्तों, गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। जैसे दोस्तों बात करें कि शुष्क बर्फ, तो इसका गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के। शुष्क बर्फ का गलनांक क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर देखें तो 273 के। दोस्तों गलनांक क्या हुआ, ठोस पिघलकर द्रव में बदलना, या जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है, यह अवस्था क्या कहलाती है, गलनांक। या साधारण भाषा में देखें तो गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। शुष्क बर्फ, इसके गलनांक की बात करें तो दोस्तों क्या होता है, 273 के या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विसरण। तो विसरण क्या है, दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, ये क्या है दोस्तों, विसरण। विसरण का अर्थ हुआ मिलन। तो दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण। तो दोस्तों विसरण क्या हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलना क्या कहलाता है, विसरण। या डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, विसरण। या ठोस द्रव गैस अणुओं की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को भी विसरण कहते हैं। तो विसरण दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण है तो शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं सीएनजी का पूरा नाम, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों सीएनजी का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस
या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का पूरा नाम देखें तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों मोशन क्या होता है? तो मोशन गति होती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों मोशन। मोशन क्या होता है? गति। टिश्यूज क्या होता है दोस्तों? ऊतक। और मैटर क्या होता है दोस्तों? पदार्थ। मोशन गति, टिश्यू ऊतक और मैटर क्या होता है दोस्तों? पदार्थ। दोस्तों आज पढ़ने वाले केल्विन को सेल्सियस में बदलना। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सेल्सियस बराबर के माइनस 273। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ये क्या दिया हुआ है 500 के, तो 500 के को किस में चेंज करना है दोस्तों? अपने को सेल्सियस में। तो 500 के माइनस क्या लगाना है अपने को? 273। तो 500 के में से 273 गए तो कितने बचे दोस्तों? 227 के। तो सेल्सियस को किस में चेंज किया दोस्तों? केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला क्या है? सेल्सियस बराबर के माइनस 273। आपको ये जो तापमान दिया हुआ है इसमें से क्या माइनस करना है आपको? 273। जैसे ये देखिए 280 के है, अब इसको किस में चेंज करना है? सेल्सियस में। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 380 के माइनस इसमें से क्या घटाना है आपको? 273 घटाने हैं। तो 280 में से 273 गए तो कितने बचे दोस्तों? 107 के। ये था केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलना। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेल्सियस तापमान को केल्विन तापमान में बदलना या केल्विन में चेंज करना। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सेल्सियस प्लस 273, यानी सेल्सियस तापमान दिया होता है उसमें 273 ऐड करने हैं, आपको जोड़ने हैं। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो 30 डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ेंगे दोस्तों? 273। तो 303 के या केल्विन। जैसे मान लो आपको 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको अपन में किसको चेंज करना है? केल्विन तापमान में। तो सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ दो आप। 300 में कितने जोड़ने? 273। तो कितने में? 573 के। तो सेल्सियस तापमान को केल्विन में कैसे बदलते हैं? सेल्सियस तापमान में 273 ऐड कर देते हैं। दोस्तों चिप्स की थैली में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। N2 क्या है? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? 2 ने का सोडा। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे 2,1 सोडा, 2 ने का सोडा भी कहते हैं। वाशिंग सोडा, सोडा एश और सोडा क्रिस्टल ये किसके उपनाम है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। ये एक सामान्य लवण है। इसका जलीय घोल क्या होता है दोस्तों? क्षारीय। तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है दोस्तों। इसे 2,1 सोडा, 2 ने का सोडा, वाशिंग सोडा, सोडा एश, सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। ये एक सामान्य लवण है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? NaCl सोडियम क्लोराइड। ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक, साधारण नमक या कॉमन साल्ट कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नींबू का pH मान। तो नींबू का pH मान कितना होता है? 7। जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.2। तो दोस्तों जठर ग्रंथियों से स्रावित पाचक रस क्या कहलाता है? जठर रस। जो भोजन पेट में प्रवेश करता है इस जठर रस के साथ मिलने पर वो क्या हो जाता है दोस्तों? अम्लीय। जठर रस में क्या होता है दोस्तों? HCl, पेप्सिनोजेन और रेनिन और लाइपेज। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? HCl, पेप्सिनोजेन और रेनिन और लाइपेज। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? HCl। अब नेक्स्ट देखते हैं चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों
चींटी के काटने में फार्मिक अम्ल होता है, ये एक कार्बनिक यौगिक है। ये चींटियों, जुओं, शहद की मक्खियों और बिच्छुओं के डंक में पाया जाता है। तो चींटियों के काटने में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए जिप्सम। तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का क्या है दोस्तों? रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट देखिए विरंजक चूर्ण, CaOCl2। ये किसका रासायनिक सूत्र है? दोस्तों उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो तो वो कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उष्मा का अवशोषण हो तो वो उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं दोस्तों उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया तो वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, तो वो कौन सी क्रिया है? अपचयन। और उपचयन कौन सी होती है दोस्तों? इसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन। नेक्स्ट देखिए अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का तो ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना क्या कहलाता है दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? अपचयन और उपचयन अभिक्रिया साथ साथ हो तो ये क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए विस्थापन। विस्थापन का अर्थ होता है हटाना। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा दे तो वो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। विस्थापन क्या है दोस्तों? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा दे या दूर कर दे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन। नेक्स्ट देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। तो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाए तो ये क्रिया क्या है? संयोजन। और जब एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन। तो संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना और ये वियोजन का अर्थ टूटना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाए तो संयोजन अभिक्रिया है। जबकि वो टूटकर अलग अलग भागों में या अलग अलग पदार्थ बनाए तो वो क्रिया वियोजन। अब इनका रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो जठर रस। तो जठर रस कौन सा है दोस्तों? HCl मेथेनोइक अम्ल। ये चींटी के डंक में पाया जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या है दोस्तों? CaSO4.2H2O। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। विरंजक चूर्ण CaOCl2। ये किसका रासायनिक सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है दोस्तों? इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। और अपचयन कौन सी होती है? इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की ह्रास या कमी हो, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया ये दोनों साथ साथ हो तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। विस्थापन। विस्थापन का अर्थ होता है हटाना। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा दे तो वो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाए ऐसी अभिक्रिया संयोजन कहलाती है। जबकि एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाए तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। अब दोस्तों पशु परिचय 2024 के सामान्य विज्ञान से संबंधित पहली क्लास जो कि आज हमने पढ़ी उसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राशियां और राशियों के मात्रक और प्रतीक। तो दोस्तों बार का मात्रक क्या है? न्यूटन। बार का मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन। इसे एन प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट आता है आयतन। तो आयतन में क्या है दोस्तों? आयतन का मात्रक है घन मीटर। इसे m³ से व्यक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है घनत्व। तो घनत्व का मात्रक क्या है दोस्तों? किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसे kgm-3 के रूप में व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीक क्या है? kgm-3। दाब। तो दोस्तों दाब का मात्रक क्या है? पास्कल।
दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। इसे पीए के रूप में व्यक्त करते हैं, पीए प्रतीक के रूप में। नेक्स्ट देखिए लंबाई। दोस्तों लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। इसे एम में व्यक्त करते हैं, एम प्रतीक से। तापमान, तो दोस्तों तापमान का प्रतीक चिन्ह क्या है? के, और इसका मात्रक क्या है? केल्विन। अब देखते हैं दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों आप जानते हो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों ठोस। तो ठोस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं है? तो ठोस में दोस्तों अणु पास पास होते हैं। इनकी गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? ठोस में न्यूनतम होती है। अणुओं का एक निश्चित स्थान होता है। ठोस में अणुओं का स्थान क्या होता है दोस्तों? निश्चित। इसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। ठोस का आकार क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है, और आयतन भी निश्चित, और अणुओं का निश्चित स्थान होता है। घनत्व की बात करें तो दोस्तों ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। दोस्तों ठोस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? ठोस के अणु पास पास होते हैं, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, अणुओं का निश्चित स्थान होता है ठोस में, अणुओं का आकार निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, और इसका घनत्व क्या होता है दोस्तों? सर्वाधिक। और गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो कमरे के ताप से क्या होता है दोस्तों? अधिक। ये थी दोस्तों ठोस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसके अणु पास पास होते हैं, गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, अणुओं का निश्चित स्थान होता है, निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, घनत्व सर्वाधिक होता है। गलनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से क्या होता है दोस्तों? अधिक। अब देखते हैं दोस्तों पदार्थ की दूसरी अवस्था कौन सी है? द्रव। पहले थी ठोस, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं द्रव। तो द्रव अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो द्रव अवस्था में अणु दूर दूर होते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? ये ठोस से अधिक होती है। अणुओं का स्थान क्या होता है इसमें? निश्चित नहीं होता। इसका आकार भी निश्चित होता है। द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। इसका आयतन देखें दोस्तों। द्रव अवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं? इसके अणु दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा अधिक होती है, अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, आकार भी अनिश्चित होता है, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं द्रव, और द्रव का आयतन क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है, और घनत्व ठोस से क्या होता है दोस्तों? कम। तो द्रव के कौन कौन से गुण हुए? इनके अणु दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा अधिक होती है इसमें, अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, आकार भी निश्चित नहीं होता, और आयतन निश्चित होता है। घनत्व ठोस से कम होता है, और दोस्तों द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों पदार्थ की तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस। पहली ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी अवस्था गैस। अब गैसीय अवस्था की विशेषताएं देखते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गैसीय अवस्था की क्या क्या विशेषता है? इनके अणु क्या होते हैं दोस्तों? दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अणुओं का स्थान देखें ये निश्चित नहीं होता है, इनका आकार भी अनिश्चित होता है, और घनत्व देखें तो दोनों से घनत्व क्या होता है दोस्तों? कम। तरलता की बात करें तो ये सभी दिशाओं में बहती है। तो गैसीय अवस्था की कौन कौन सी विशेषता है दोस्तों? इनके अणु दूर दूर होते हैं, गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, अणुओं का स्थान निश्चित नहीं होता, आकार भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित आकार है। घनत्व की बात करें तो दोनों से क्या होता है? कम। ठोस और द्रव से घनत्व क्या होता है दोस्तों? गैस का कम होता है। और तरलता की बात करें तो ये सभी दिशाओं में बहती है। ये थी गैसीय अवस्था की विशेषताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब दोस्तों किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या है दोस्तों? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। नेक्स्ट है गलनांक। तो दोस्तों ठोस पिघलकर द्रव में बदलना
जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है? गलनांक। तो गलनांक क्या हुआ दोस्तों? गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। जैसे दोस्तों बात करें कि शुष्क बर्फ, तो इसका गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के। शुष्क बर्फ का गलनांक क्या हुआ? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर देखें तो 273 के। दोस्तों गलनांक क्या हुआ? ठोस पिघलकर द्रव में बदलना, या जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है यह अवस्था क्या कहलाती है? गलनांक। या साधारण भाषा में देखें तो गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विसरण। तो विसरण क्या है? दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, ये क्या है दोस्तों? विसरण। तो दोस्तों विसरण क्या हुआ? दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलना क्या कहलाता है? विसरण। या डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? विसरण। या ठोस द्रव गैस अणुओं की अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाली गति को भी विसरण कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण है तो शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं सीएनजी का पूरा नाम। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या हुआ दोस्तों? अब नेक्स्ट है दोस्तों मोशन। मोशन क्या होता है? गति। टिश्यूज क्या होता है दोस्तों? ऊतक। और मैटर क्या होता है दोस्तों? पदार्थ। मोशन गति, टिश्यू ऊतक, और मैटर क्या होता है दोस्तों? पदार्थ। दोस्तों आज पढ़ने वाले केल्विन को सेल्सियस में बदलना। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सेल्सियस बराबर के माइनस 273। इसमें क्या होता है दोस्तों? जैसे ये क्या दिया हुआ है? 500 के, तो 500 के को किस में चेंज करना है दोस्तों? अपने को सेल्सियस में। तो 500 के माइनस क्या लगाना है अपने को? 273। तो 500 के में से 273 गए तो कितने बचे दोस्तों? 227 के। तो सेल्सियस को किस में चेंज किया दोस्तों? केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला क्या है? सेल्सियस बराबर के माइनस 273। आपको ये जो तापमान दिया हुआ है इसमें से क्या माइनस करना है आपको? 273। जैसे ये देखिए 280 के है, अब इसको किस में चेंज करना है? सेल्सियस में। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? 380 के माइनस इसमें से क्या घटाना है आपको? 273 घटाने। तो 280 में से 273 गए तो कितने बचे दोस्तों? 107 के। ये था केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलना। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेल्सियस तापमान को केल्विन तापमान में बदलना या केल्विन में चेंज करना। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना। तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सेल्सियस प्लस 273, यानी सेल्सियस तापमान दिया होता है उसमें 273 ऐड करने हैं आपको, जोड़ने हैं। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो 30 डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ेंगे दोस्तों? 273। तो 303 के या केल्विन। जैसे मान लो आपको 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको अपन में किसको चेंज करना है? केल्विन तापमान में। तो सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ दो आप। 300 में कितने जोड़ने हैं? 273। तो कितने में? 573 के। तो सेल्सियस तापमान को केल्विन में कैसे बदलते हैं? सेल्सियस तापमान में 273 ऐड कर देते हैं। दोस्तों चिप्स की थैली में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। N2 क्या है? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? 2 का सोडा। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे 2 सोडा, 2 का सोडा भी कहते हैं। वाशिंग सोडा, सोडा ऐश और सोडा क्रिस्टल, ये किसके उपनाम है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। ये एक सामान्य लवण है। इसका जलीय घोल क्या होता है दोस्तों?
क्षारीय। तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है दोस्तों। इसे दोवन सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा एश, सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। ये एक सामान्य लवण है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे नमक, साधारण नमक या कॉमन साल्ट कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नींबू का pH मान। तो नींबू का pH मान कितना होता है? 7। जठर रस, जठर रस का pH मान कितना होता है? 1.2। तो दोस्तों जठर ग्रंथियों से स्रावित पाचक रस क्या कहलाता है? जठर रस। जो भोजन पेट में प्रवेश करता है इस जठर रस के साथ मिलने पर वो क्या हो जाता है दोस्तों? अम्लीय। जठर रस में क्या होता है दोस्तों? HCl, पेप्सिनोजेन और रेनिन और लाइपेज। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? HCl, पेप्सिनोजेन और रेनिन और लाइपेज। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? HCl। अब नेक्स्ट देखते हैं चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। दोस्तों चींटी के काटने में फार्मिक अम्ल होता है। ये एक कार्बनिक यौगिक है। ये चींटियों, जुओं, शहद की मक्खियों और बिच्छुओं के डंक में पाया जाता है। तो चींटियों के काटने में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए जिप्सम। तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का क्या है दोस्तों? रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट देखिए विरंजक चूर्ण CaOCl2। ये किसका रासायनिक सूत्र है? विरंजक चूर्ण। दोस्तों उत्पाद देखते हैं दोस्तों उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया तो वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो। तो वो कौन सी क्रिया है? अपचयन। और उपचयन कौन सी होती है दोस्तों? इसमें हाइड्रोजन की तो वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उपचयन। नेक्स्ट देखिए अपचयन क्या है? ऑक्सीजन का तो ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना क्या कहलाता है दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? अपचयन और उपचयन अभिक्रिया साथ साथ हो तो ये क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए विस्थापन। विस्थापन का अर्थ होता है हटाना। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा दे तो वो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। विस्थापन क्या है दोस्तों? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा दे या दूर कर दे तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन। नेक्स्ट देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। तो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाए तो ये क्रिया क्या है? संयोजन। और जब एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन। तो संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना और ये वियोजन का अर्थ टूटना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाए तो संयोजन अभिक्रिया है। जबकि वो टूटकर अलग अलग भागों में या अलग अलग पदार्थ बनाए तो वो क्रिया वियोजन। अब इनका रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो जठर रस, तो जठर रस कौन सा है दोस्तों? HCl, मेथेनोइक अम्ल। ये चींटी के डंक में पाया जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या है दोस्तों? CaSO4.2H2O। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। विरंजक चूर्ण CaOCl2। ये किसका रासायनिक सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट देखिए उत्पादक के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न हो तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है? उष्माक्षेपी। उष्मा का अवशोषण हो तो वो उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है? इस उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है दोस्तों? इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का
ह्रास होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन। और अपचयन कौन सी होती है? इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की ह्रास या कमी हो तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया ये दोनों साथ साथ हो तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन का अर्थ होता है हटाना। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा दे तो वो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाए ऐसी अभिक्रिया संयोजन कहलाती है। जबकि एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाए तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत।